हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत भूगोल में आज हम भारत के मैदानी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मैदानी क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा हिंदुस्तान, जिसके खाद्यान्न उत्पादन हेतु उपजाऊ भूमि होना, वाणिज्यिक फसलें उत्पादन हेतु पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे चाय और पठारी क्षेत्रों में कहवा, काली मिट्टी हेतु ऐसे अलग अलग प्रकार के मैदान देखने को मिलेंगे। राजस्थान में आपको मरुस्थलीय मैदान मिलेंगे, तो दक्षिण में प्रायद्वीपीय मैदान जिसमें पश्चिमी तट, पूर्वी तट और नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र का मैदान, उत्तर में गंगा का मैदान, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। भारत में परंपरागत रूप से देखा जाए तो जो गंगा यमुना का दोआब है, गंगा का बेल्ट है, एक समूह बनाता है। वहीं सिंधु नदियों का जो जाल है वो दूसरा समूह बनाता है। किसी समूह को अलग अलग बेसिनों के आधार पर विभाजित करना जल विभाजक के रूप से जाना जाता है और ये कार्य अरावली पर्वत बखूबी करता है हिंदुस्तान में। अरावली पर्वत एक तरफ सिंधु समूह को तो दूसरी तरफ गंगा समूह को अलग कर देता है। हिंदुस्तान की नदियों का जो जाल है वो या तो अरब सागर में गिरता है और या तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, लेकिन उस नदियों के जाल के वजह से उनके जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वो तटीय मैदान का रूप ले लेते हैं और जो कि उपजाऊ भी होते हैं, और जहाँ पर जल नहीं पहुँच पाता है वो बांगर भी हो जाते हैं, यानी कि उनकी उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसे में अब ये प्रश्न उठता है कि कौन कौन से नदी बेसिन को हम किस प्रकार के मैदान के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में जहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान है वहीं पर प्रायद्वीप के तटवर्ती क्षेत्रों में पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान तो प्रायद्वीप क्षेत्र में आ जाएंगे। विंध्याचल रेंज के जो दक्षिणवर्ती क्षेत्र हैं वो आपके प्रायद्वीपीय मैदान के अंतर्गत आएंगे, लेकिन प्रायद्वीपीय मैदान के अंतर्गत जो पश्चिमी तट मैदान और पूर्वी तट मैदान है वो ज़्यादा ही उपजाऊ भी है और साथ ही साथ विस्तृत भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हिंदुस्तान, तो उसके मैदानी भाग कितने प्रतिशत पर है। लगभग 43% भारत के मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कि पूरे विश्व में एक हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैदान जो कि कृषि योग्य भूमि के लिए जाना जाता है हिंदुस्तान। अब बात आती है कि जो दोआब होता है, दोआब सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है, उपजाऊ भूमि होता है, दो नदियों के बीच का भाग होता है। तो भारत में कितने प्रकार के दोआब हैं और कहाँ कहाँ पर भारत की उपजाऊ भूमि है और कहाँ कहाँ पर भारत के मरुस्थलीय भूमि है, पहाड़ी भूमि, उस पर चर्चा करते हैं। अब ये हिंदुस्तान, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये सब है, इधर आपका अंडमान निकोबार है, उन्हें अभी रोक दीजिए। अब आपको ये देखना है कि जैसे सिंधु नदी, सिंधु नदी एक समय जब प्राचीन काल में हमारी स्थिति
एक अखंड भारत के रूप में जो आज दिखता है वो उसका लगभग 40 से 45% ही भारत है। और पहले का भारत अफ़गानिस्तान के काबुल से लगा करके बांग्लादेश सहित ये हमारे भारत का भाग हुआ करता था। अफ़गानिस्तान हटा, पाकिस्तान हटा, बांग्लादेश हटा, अब वर्तमान स्वरूप है जो हमारे पास है। सिंधु नदी को ही बीच में केंद्र माना जाता था जब काबुल से लेकर के और कन्याकुमारी तक हमारे क्षेत्र विस्तृत हुआ करते थे। सिंधु नदी का जो जाल है वो सिंधु नदी का जाल हम पूरब से, यानी कि आप कह सकते हैं कि बाएं तट से, देखिए नदियों का जो तट देखा जाता है, जहाँ से उद्गम होगा यहाँ व्यक्ति खड़ा हो जाए और इधर ही मुँह करके, तो इधर हुआ बायां तट, इधर हुआ दायां तट। तो जो कि सिंधु नदी निकलती है तिब्बत से, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे खड़े हो जाइए इधर मुँह करके, तो इधर का क्षेत्र हुआ बायां, इधर का हुआ दायां। तो जो हमारे पास जो पंच नदियाँ हैं ये हमारे सिंधु में बाएं तरफ से जुड़ती हैं। और बाएं तरफ से जुड़ने वाली नदियों में हमारे पास 3 नदियाँ तो ऐसी हैं जिस पर हमारा पूर्ण अधिकार है, जैसे सिंधु हो गया, उसके बाद में हो गया झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब ये नदियाँ जो क्रम से हैं, ये नदियों में जो ये 3 नदियाँ हैं इस पर भारत का पूर्ण अधिकार है। और इन तीनों नदियों में से 20% पानी पर भारत का अधिकार है। और ये सिंधु नदी जल समझौता 1960 के तहत हमारे पास है। जरूरी ये नहीं है कि ये हमारे पास कितना है, जरूरी ये है कि जो ये मैदान हैं इन मैदानों का भाग हमारे पास कितना है। तो सिंधु और झेलम नदी के इस बीच को इसके ये जो दोआब है, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के दोआब को कहा जाता है सिंधु दोआब। इसे कहते हैं सिंधु दोआब। दोआब का मतलब हुआ 2 आब। इसका मतलब हुआ कि 2 आब का मतलब हुआ पानी, यानी 2 पानी के क्षेत्र के बीच का क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो 2 पानी, एक सिंधु का पानी, एक झेलम का पानी। तो झेलम का पानी, सिंधु की पानी दोनों मिला करके हो गया सिंधु दोआब। उसके बाद में अभी मैं याद करने का ऐसा तरीका बता दूंगा कि एकदम याद हो जाएगा। उसके बाद झेलम और चिनाब के बीच में चाच दोआब है। और चिनाब और रावी के बीच में रचना है, रचना दोआब। और रावी और ब्यास के बीच में है बारी दोआब। और ब्यास और सतलज के बीच में है बिष्ट दोआब। अभी याद कैसे करेंगे आप? सिंधु, दोआब, चाच दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बिष्ट दोआब।
यानी ये जो दोआब है इसके बीच में, ये नदियों के बीच में, ये नदी जाल बिछा, यहाँ मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि यहाँ साफ साफ आपको समझा सकें हम। अभी इसके बीच के, नदियों के बीच में यहाँ पे मैदान है, और ये मैदान उपजाऊ हैं, या तो पहाड़ है, पठार है तो कोई बात नहीं। जहाँ थोड़ा भी उम्मीद है वहाँ पर ये नदियाँ मैदान बनाती हैं। अब सिंधु दोआब कहाँ पे है? तो सिंधु नदी को सिंधु दोआब से जोड़ करके आप देख सकते हैं, और सिंधु के बाद जस्ट झेलम नदी है। तो ये इसको याद करना तो आपके लिए आसान हो गया कि सिंधु दोआब सिंधु नदी के नाम से हो गया। अब चाच दोआब को आपको याद करना है। तो चाच दोआब, चिनाब और झेलम। तो चिनाब का चा उठा लीजिए, चिनाब का चा उठा लीजिए, चाच, और झेलम चा छा जा झा, यानी चा वर्ग में ही है, चा वर्ग चाच। अब चा वर्ग में राबी तो नहीं आएगा, तो चा वर्ग में क्या आएगा? चा के साथ झा ही आएगा, चा छा जा झा। तो चा वर्ग में झा भी आता है। तो चिनाब और झेलम मिला करके चाच दोआब हो गया। तो चाच दोआब आपका हो गया झेलम और चिनाब नदी के बीच में। अब आते हैं रचना दोआब कैसे? तो रचना दोआब में रचना, रा से हो गया राबी, रा से हो गया राबी, और चा से हो गया चिनाब, यानी राबी और चिनाब के बीच रचना। कितना आसान है। राबी का रा हो गया, चिनाब का चा हो गया, और ना से नदी, तो नदी तो अपने आप जुड़ा हुआ है। तो रचना दोआब, रचना दोआब में राबी और चिनाब नदी है। राबी और चिनाब नदी के बीच के दोआब को रचना दोआब कहते हैं। और बारी दोआब में कितना बढ़िया है। बारी में रा से हो गया राबी, और बा से हो गया ब्यास, बा से हो गया ब्यास, और रा से हो गया राबी। तो ब्यास और राबी के बीच में बारी हो गया। ब्यास, बा का ब्यास, रा का राबी, ब्यास राबी बारी। तो बारी दोआब ब्यास और राबी नदी के बीच के दोआब को बारी के नाम से जानते हैं। अब आ गया बिष्ट। तो बिष्ट जो है ये बा से हो गया आपका ब्यास, और सा से हो गया सतलज। तो ब्यास और सतलज के बीच बिष्ट हो गया। अब इसे आप इतने आसानी से समझ सकते हैं, और क्रम भी याद रख सकते हैं। क्रम ये याद रख सकते हैं, सिंधु चाच रचना बारी बिष्ट, सिंधु चाच रचना बारी बिष्ट, सिंधु झेलम चिनाब राबी ब्यास सतलज। तो ये एक तो नदी का क्रम आपको याद हो गया, उत्तर से दक्षिण का और दक्षिण से उत्तर का। और इस समूह को कहा जाता है, इस समूह को कहा जाता है सिंधु नदी समूह। सिंधु नदी समूह। एक तो ये सिंधु नदी समूह आपको मिल गया, और सब जा कर के जब सिंधु मिल जाते हैं और सिंधु नदी जा कर के अरब सागर में गिर जाती है। हम पढ़ा रहे हैं भारत के मैदान, लेकिन बिना नदी को समझे आप भारत के मैदान की स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। अब यहाँ पर ऐसी क्या बात है कि हम अपने अलग अलग स्थितियों में मैदान की चर्चा कर पाएँ? तो उत्तर के मैदान को हमने विभाजित किया 2 भागों में। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्तर के विशाल मैदान विभाजित हैं 2 भागों में। अब 2 भागों में विभाजित हैं, तो एक हो गया पश्चिमी भाग और एक हो गया पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग सिंधु नदी समूह का तंत्र है, और पूर्वी भाग गंगा ब्रह्मपुत्र के नदियों का तंत्र है। अब इनसे संबंधित जो मैदान बनेंगे उन्हें उनके समूह नाम से जाना जाएगा। अब जो उत्तर का
विशाल मैदान है, इन्हें विभाजित किया गया दो भागों में। एक हो गया पश्चिमी और दूसरा हो गया पूर्वी। पश्चिमी के अंतर्गत सिंधु मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान, और उसके बाद में राजस्थान मैदान। और यहाँ पे हो गया गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान। अब उत्तर के जो विशाल मैदान हुए, इसमें से हम अभी चर्चा कर रहे थे पश्चिम के बाद, तो सिंधु मैदान और पंजाब हरियाणा मैदान। तो हमने भी बताया था आपको मैंने बताया था कि सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब जो सिंधु मैदान है, तो सिंधु मैदान का भारत में किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं, यानी इसको ऐसे आप काट दीजिए। भारत का डायरेक्ट रोल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इसके कुछ भाग मैदान देखने को मिलेंगे। तो सिंधु मैदान का क्षेत्र, बस इसे केवल पश्चिमी क्षेत्रों के एक नंबर आप मैदान के बारे में जान सकते हैं, सॉइल के बारे में। पंजाब और हरियाणा जो मैदान है, वो इन तीन नदियों का समूह के मध्य में है। पंजाब हरियाणा में रावी, ब्यास और सतलज नदियों का जो जाल है, ये जाल पंजाब और हरियाणा में एक रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदियों का जो रोल है, तो पंजाब में और हरियाणा में मैदान जो है वो प्रोवाइड करवाता है। अब इनके जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, या इनके जो बेसिन हैं, इनके जो सिंचित एरिया हैं, वो भाग पंजाब और हरियाणा, यानी इस क्षेत्र में, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे दिल्ली निकाल दीजिए, तो ये जो क्षेत्र हैं, ये पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसके बाद में जब यहाँ से देखेंगे, तो एक तो ये आपका गंगा हो गया, और यहीं से एक यमुना नदी भी निकली हुई हैं, तो ये मैं बताऊंगा अभी अलग वाले बेसिन में। और यहाँ पर एक है अरावली रेंज, दिल्ली से ये अरावली रेंज है, और यही अरावली रेंज जो है, ये जल विभाजक का कार्य करता है, पश्चिमी जल, पूर्वी जल। तो यहाँ मैं बता रहा था, सिंधु समूह में जो पश्चिमी मैदान क्षेत्र हैं भारत के, उस मैदान में रावी, ब्यास और सतलज, ये पंजाब और हरियाणा के मैदान बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अब बचा राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान अरावली के पश्चिम से लेकर के और भारत पाकिस्तान के सीमा तक, अरावली के पश्चिम से लेकर के यहाँ से और भारत पाकिस्तान के सीमा तक, इस पूरे बेल्ट को जो है राजस्थान के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे है क्या, राजस्थान के जो मैदान है, यहाँ पे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे है मरुस्थल। ये मरुस्थलीय मैदान है।
तो क्या यहाँ पे कोई ऐसी नदी नहीं बहती? तो यहाँ का सबसे विस्तृत जो नदी है उसका नाम है लूनी। राजस्थान के मैदान को लूनी नदी का काफ़ी सहयोग प्राप्त है। अब ये लूनी नदी जो कि रेगिस्तानी मैदानों में बह रही है, तो ये आगे चल करके ये क्या होता है कि अन्य सभी नदियाँ या तो अरब सागर में गिर जाती हैं और या तो पूर्वी नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं। ये क्षेत्र हो गया भारत का, ये क्षेत्र ये हो गया आपका अरब सागर और ये क्षेत्र हो गया बंगाल की खाड़ी। लेकिन लूनी नदी अपवाद है, ये ना तो इसमें गिरती है और ना इसमें गिरती है, तो क्या कहाँ चली जाती है? ये नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो बहते बहते लुप्त हो जाती है? तो ये लूनी नदी है जो बहते बहते कच्छ के रण में ख़त्म हो जाती है। तो क्या केवल एक यही नदी है जो राजस्थान के मैदान के लिए जिम्मेदार है या कोई और भी है? तो एक नदी और है, उसका नाम है माही। माही नदी जो है ये राजस्थान के जो मैदानी भाग हैं, तो गुजरात का कुछ भाग उत्तरी क्षेत्र में चला जाता है जो राजस्थान के मैदानी भागों का हिस्सा माना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अब राजस्थान का है तो बॉर्डर पे मान लीजिए अब ये राजस्थान है और ये गुजरात का है। अब यहाँ से राजस्थान है, यहाँ से गुजरात है और यहाँ तक का मैदान, ये मैदान यहाँ से लेकर कितना मैदान है, तो इन्हें राजस्थान वाले मैदान माना जाएगा और ये मैदान छोड़ दिया जाएगा, ये भी राजस्थान के मैदान के नामों में शामिल हो जाएगा। तो क्षेत्र सीमाएं हमने बना रखी है, प्राकृतिक सीमाएं हमने नहीं बनाई है। प्राकृतिक सीमाएं प्रकृति के द्वारा बनती है। तो जो माही नदी है, इस नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। जब मैं नदियों का जाल पढ़ाऊंगा तब ये सब बहुत और अच्छे से बताऊंगा। 2 बार काटती है, लेकिन इसके भी जो बेसिन क्षेत्र हैं वो भी एक मैदान का आधार देते हैं। तो देखिए, उत्तर के जो विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित किया गया और विभाजित करने के पश्चात हमने पश्चिमी भाग को क्लासिफाई जब किया तब मैंने देखा कि सिंधु नदी, सिंधु मैदान क्षेत्र और पंजाब हरियाणा मैदान क्षेत्र और राजस्थान मैदान क्षेत्र हुआ। अब सिंधु नदी में जो मैदान है, सिंधु मैदान के अंतर्गत 3 नदियों का विभाजन होता है। ध्यान रहे, इन नदियों के बेसिन के आधार पर जब आप विभाजन करेंगे तो याद करना भी आसान होगा और एग्जाम में मैपिंग देना भी आसान होगा। तो सिंधु मैदान में सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, और पंजाब हरियाणा मैदान में 3 नदी। कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। ये सतलज नदी है जिस पर बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, कई भाखड़ा नागल, टिहरी, ये जितने बड़े बड़े बांध आपको देखने को मिलेंगे, हीरा बैराज, सब कुछ, ये सब सतलज नदी के भाग हैं जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन सबको सिंचित क्षेत्र भी मिलता है और उपजाऊ भूमि भी प्रदान होता है। तो इन 3 नदियों का योगदान है, तो इसे याद रखिएगा। रही बात राजस्थान के मैदान, तो केवल लूनी माही के बल पे नहीं है, यहाँ पे एक है इंदिरा नहर। इंदिरा नहर जो है वो पूरा, इसका फायदा जो राजस्थान का मैदान है मरुस्थलीय क्षेत्र का, वहाँ भी अच्छे खासे इस नहर के वजह से
पाकिस्तान स्वयं फ़ायदा उठाता है। पाकिस्तान को भी इस नहर से लाभ होता है, क्योंकि इसके पानी रिस करके वहाँ भी चले जाया करते हैं। सीमेंटेड तो लगा नहीं है किनारे से, अब भाई रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम अपने को विस्तारित करेंगे तो कहा जाता है कि अगर तुम्हारे घर में अच्छी भोजन है, अच्छी व्यवस्था है, तो पड़ोसी को महक तो लगेगा, भले न खाने को पाए। तो उसी तरह के पाकिस्तान की स्थिति है। हमारी इंदिरा नहर से उनको भी थोड़ा बहुत पानी का अंदर मिल जाता है, हो सकता है उपजाऊ करते हों, पता नहीं, हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन करते ही होंगे। तो पश्चिमी मैदान तो आपने देख लिया, और पश्चिमी मैदान की स्थिति आपको पता चल गई, नदियों का आपको आधार पता चल गया, व्यवस्था पता चल गया। अब पूर्वी में क्या स्थिति है, पूर्वी को देख लेते हैं। अब ये आपका हो गया, ये जो रेंज है ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज के वजह से ये हो गया आपका पश्चिमी, और इधर हो गया पूर्वी। अब पूर्वी में क्या होगा, जो पूर्वी मैदान है भारत का, पूर्वी मैदान उत्तर के विशाल मैदानों में, उसमें आपको गंगा नदी बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन गंगा नदी बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन ये दोनों प्रमुख नदियों के नाम पे बनाया गया है, जबकि केवल दो ही नदी तो है नहीं। फिर अब हम बनाते हैं गंगा नदी। ये हो गया आपका गंगा नदी, और ये हो गया आपका यमुना नदी, यानी गंगा नदी, और ये हो गया आपका यमुना नदी। और ये जो बेल्ट है ये है तराई बेल्ट, हिमालय का तराई बेल्ट भी हो गया। ये बेल्ट, ये हिमालय का तराई बेल्ट भी है, और ये गंगा और यमुना का बेसिन। अब गंगा यमुना के दोआब के नाम से इसे जाना जाता है, इसे दोआब बोला जाता है। दोआब, कौन सा दोआब, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब के नाम से। ये एकदम फर्टाइल लैंड है, इसको नदी ना समझ लीजिएगा। ये जल विभाजक के रूप में अरावली की एक अलग, ये पूर्वी के रूप में बंगाल के खाड़ी में गिरेंगे। सिंधु बेसिन के जितने भी नदियां थीं वो अरब सागर में गिरेंगी। अब ये यमुना नदी, गंगा नदी, उसके बाद में आप देखेंगे कि और बेसिन का ये चंबल नदी, उसके बाद में यहाँ पे है छिप्रा करके, और ऐसी कई नदियाँ आपको मिलेंगी। उसके बाद सोन नदी, और इधर से आपको मिलेगा जो है रामगंगा, गोमती, गंडक, घग्गर, गंडक, कोसी, ये सब नदियाँ मिलेंगी। यानी कि पूरा उत्तर का जो मैदान तराई बेल्ट है ये नदियों के जाल से भरा पूरा है। यानी अब जो बेल्ट आपको मिलेगा वो ये बेल्ट यहाँ से लगा करके, यहाँ से, और ये पूरा बेल्ट, ये पूरा बेल्ट आपको पूरा हरा हरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो प्लेन है, और दूसरी तरफ कि आपको एक तो ये गंगा का बेसिन हो गया पूरा, ये बेल्ट पूरा हो गया, और दूसरा इधर से जो ये आया ये ब्रह्मपुत्र का है। ब्रह्मपुत्र में यहाँ पे दिहांग, दिबांग, सबरमिरी और एक कामते, कामत, ये सब जो नदियाँ बहती हैं इनके वजह से भी इधर का पूरा असम का जो बेल्ट है ये भी पूरा मैदानी क्षेत्र है। यानी कि भारत के उत्तर में एक बेल्ट तो ये तैयार हो गया गंगा का, तो गंगा बेसिन, और एक बेल्ट ऐसे आ करके जब भारत में आएगा ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ से दिहांग, दिबांग, धनसिरी, कामत, और यहाँ पे आकर के जो है तिस्ता, ये सब नदियाँ जब मिलती हैं तो एक बेल्ट ये भी बनता है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र बेसिन हो गया। ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो इनके जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, अब तटवर्ती बनते कैसे हैं, तो जैसे ये जो नदियां हैं
तो जब नदी चलती है तो नदियाँ बारिश पानी ऐसे नदी चल रही है, ये पानी बह रहा है, तो ये तो इतना इधर से और इतना इधर से आर्द्रता दिए रहते हैं और यहाँ ये बहुत उपजाऊ होता। और कहीं गलती से पानी उफलाया और बाढ़ का पानी आया, यहाँ तक गया पानी बाढ़ का, तो जब बाढ़ का पानी जाता है तो कई उपजाऊ प्रकार के जो उर्वरक खाद होते हैं वो ले जाता है और फिर वो उपजाऊ बना देता है, इसीलिए मैदानी भाग उपजाऊ हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो दक्षिण का है, दक्षिण में भी यहाँ भी नदियों का जाल है, जैसे गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया और बैनगंगा करके हो गया, तुंगभद्रा हो गया। तुंगभद्रा दोआब जो होता है, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, और यहाँ पे नर्मदा नदी का बेसिन हो गया, इधर नर्मदा नदी गिरती है और ताप्ती नदी गिरती है। तो नदियों का एक जाल बना हुआ है। तो मैं जब नदी बताऊंगा तो मैं विधिवत बता दूंगा, लेकिन ये याद रहे कि ये जो बेल्ट है भारत का, ये बेल्ट, ये तो ये भी जो है मैदान ही है। पूर्वी घाट के मैदान, जो कि ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट इधर पहाड़ वहाड़ है, तो इधर ये मैदान और ये मैदान, तो यहाँ भी खेती होता है। ये तमिलनाडु के बेसिन पे, और जब ठंडी है तो ठंडी में इधर उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा यहाँ बारिश होता है हर बार। एकमात्र दक्षिण भारत का तमिलनाडु राज्य ऐसा है कि जहाँ पे मानसून ठंडी में बारिश होता है। तो यहाँ पर धान के 3 फसल उगाए जाते हैं, धान के 3 फसल, क्योंकि 3 फसल उगाने का बराबर यहाँ पे पानी मिल जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपके हो गए नदियों के, यानी आपके मैदानों के क्षेत्र हो गए। तो आप कैसे जानेंगे? अब आप ये जानिए, एक आपका मैदान बना ये क्षेत्र, एक आपका बना ये क्षेत्र गंगा का, तो ये हो गया आपका पश्चिमी का पूर्वी। एक क्षेत्र आपका बना ये मैदान का क्षेत्र, क्योंकि ये, जबकि यहाँ पे ऐसे पूरा ना लीजिए, ये ऐसे ले लीजिए, क्योंकि ये क्षेत्र बन गया। अब बीच में ये, फिर ये क्या है? ग्राम समाज आबादी है? नहीं, ये विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, ये सह्याद्री रेंज, इसके बीच में जो पहाड़ी हैं, नीलगिरी, कामर्त, तमाम प्रकार के ऊटी सब आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो बेल्ट है, ये राजस्थान का जो पूरा मरुस्थली क्षेत्र है, यहाँ पे भी मरुस्थल है, लेकिन यहाँ पे आर्द्र मरुस्थल है, दलदली टाइप के राजस्थान में। तो यहाँ भी मैदान है, मैदान भी है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसीलिए भारत के जो मैदान हैं वो पूरे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। और इसके 43% भाग पे जो है भारत में मैदान पाया जाता है, तो ये ध्यान रहे। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, कुछ आप देख लीजिए। ये मैंने बता दिया आपको, पश्चिमी मैदान जिसमें सिंधु का मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान, राजस्थान मैदान हुआ, और इधर गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान हो गया। अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु सतलज समूह और गंगा नदी समूह का जल विभाजक का कार्य करता है। ये एग्जाम में सीधे पूछ लेता है कि जल विभाजक का कार्य कौन करता है, तो अरावली पर्वत करता है, यही पर्वत है। इधर हो गया सिंधु, इधर हो गया गंगा का। सिंधु मैदान में भारत में सतलज बेसिन आता है, सिंधु मैदान में सतलज बेसिन, और सतलज बेसिन किससे बन के मिलता है? रावी, ब्यास और सतलज। पंजाब हरियाणा मैदान में सतलज, ब्यास और रावी नदियां बहती हैं। राजस्थान का मैदान अरावली के पश्चिम से लेकर पाकिस्तान के सीमा तक पाया जाता है। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर रहा जो भारत के मैदानों का आधार था। गंगा का मैदान, अब देखिए गंगा का मैदान जो है ये 2 भागों में विभाजित किया गया। दो भागों में इसलिए विभाजित हुआ कि जो नदी का बाढ़ होता है, इन बाढ़ के पानी के वजह से मैदानी क्षेत्र में उपजाऊपन बना रहता है। अब जैसे नदी है, अब ये जब उफनाया और बाढ़ का पानी मान लीजिए इधर यहाँ तक आ गया और इधर यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया,
लेकिन उसके बाद में दोबारा फिर कुछ दिन के बाद खाली पानी यहाँ तक आया। अब यहाँ से ऊपर नहीं जाता है, यानी ये बेल्ट छूट गया, ये बेल्ट छूट गया, जबकि ये है मैदानी भाग का ही हिस्सा। तो जो तटवर्ती क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र हैं, ये तो हो गए आपके उपजाऊ में आएंगे और ये पुराने हो गए। तो इसीलिए दो भागों में बांटा गया, एक हो गया बांगर भूमि और एक हो गया खादर भूमि। बांगर भूमि ये पुरानी जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ होता है। जब नदी बहती है तो गाद मिट्टी सब लाती है, और जब बाढ़ होता है तो ये मिट्टी उट्टी उफना करके लाके साइड में लगा देती है। अब पानी केवल यहाँ तक आता है, यानी ये क्षेत्र छूट गया, ये क्षेत्र छूट गया। तो ये क्षेत्र क्या बन गया, ये क्षेत्र अब यहाँ पे ये क्षेत्र आपका हो गया और इधर का ये क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है, तो ये जो दोनों क्षेत्र हैं ये आपके बन गए बांगर भूमि। और ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र ये हो गए आपके खादर भूमि, क्योंकि बाढ़ का पानी यहाँ पे आता है। तो जब बाढ़ का पानी यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएंगे खादर भूमि। बांगर भूमि की विशेषता ये होती है कि इस पर जो लवण है, मतलब नमक, एक सफ़ेद पट्टी टाइप का ऊपर, चादर टाइप का उसके ऊपर हो जाता है, और छोटे छोटे कंक्रीट टाइप के हो जाते हैं। तो इनका उपजाऊपन खत्म हो जाता है। तो ये बांगर की विशेषता हो गया। खादर की विशेषता ये है कि ये उपजाऊ बहुत होता है। जब जलोढ़ जो मिट्टी होते हैं, ये पानी का जब बाढ़ आता है तो यहाँ पे पानी पहुँच जाता है, तो हर प्रकार के यहाँ पे उर्वरक तत्व तो मिल जाते हैं और इसलिए उपजाऊ हो जाता है। ये इसलिए इस मैदान का विस्तार, गंगा के मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, जबकि छत्तीसगढ़ के कुछ भाग हैं, झारखंड के भी कुछ भाग हैं, लेकिन प्रमुखता जो विस्तार है इनका उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और गंगा के मैदान को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, बांगर और खादर। बांगर यह प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है, जैसा कि मैंने भी बताया, पहले पानी जाता था, अब नहीं जाता है। तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है, इसके द्वारा निर्मित मैदान को बांगर कहा जाता है। और ये खादर की तुलना में ऊंचाई पर होता है। भाई पानी जैसे पानी ढाल पे बहता है, अब पानी अब यहाँ तक आया, लेकिन होता क्या है कि इसके ऊपर ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण पानी उफान नहीं मार पाया और पानी यहाँ नहीं पहुँच पाया, और जो कि पहले यहाँ तक पहुँच जाता था जब ये खाला था। लेकिन जैसे जैसे जब बाढ़ आता तो मिट्टी खिसकता है तो ये ऊंचाई हो जाता है। तो इसलिए ऊंचाई खादर की अपेक्षा ये ऊंचाई पर है। और कहीं कहीं पर भूमि पर नमक के सफ़ेद परत जम जाती है, जिसे रेह या कल्लर कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बांगर के भाग को जो नमक से युक्त हो जाते हैं उन्हें रेह कहा जाता है या कल्लर कहा जाता है। रेह या कल्लर। प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न बनेंगे रेह कल्लर क्या है? तो ये बांगर भूमि के उपनाम हैं जो नमक से युक्त हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है खादर पॉइंट। तो यह नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ हैं और ये उपजाऊ हैं, बांगर के अपेक्षा नीचे मैदानों में पाई जाती हैं। तो नवीन जलोढ़ से जमा होने से बना हुआ मिट्टी होता है, बांगर के अपेक्षा जो है इनकी ये नीची होती हैं और नदियों के से तट पे होती हैं, और इसीलिए इन्हें खादर कहा जाता है। ये उपजाऊ मिट्टी होता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे असम घाटी के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों है?
ये क्षेत्र है। अब ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आया, यहाँ पे है क्या, ये है मेघालय, मेघालय है, तो ये मेघालय का रेंज हो गया और ये पहाड़ी रेंज हो गया, और इधर का ये जो बेल्ट है पूरा, ये है असम का बेल्ट। तो जो सर्वाधिक विस्तृत मैदान है ये असम में है, और इसीलिए असम घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान को असम घाटी भी कहते हैं। और यह मेघालय के पठार और हिमालय पर्वत के बीच, और हिमालय पर्वत ये वही हिमालय पर्वत है, पटकोई, बुम, नागा पहाड़ी, मड़ी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, ये वही बेल्ट है, ये वही बेल्ट है हिमालय का, शिवालिक का मोड़ ये। तो इसीलिए मेघालय पठार और हिमालय के बीच के भाग को ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से जाना जाता है। और यह एक लंबा और पतला मैदान है, लगभग 80 किलोमीटर चौड़ाई के साथ ये चलता है। एक माजुली द्वीप है, जो माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र में असम में एक इसी नदी पे, मान लीजिए नदी है, इसे बह रही है, और इसी नदी के बीच में एक द्वीप है, इसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एक क्षेत्र है भूर क्षेत्र। इस तरह का जो भूर क्षेत्र होता है, कहा जाता है ये बलुई मिट्टी के लिए कहा जाता है इसको, कि बालू का मात्रा ज़्यादा होता है, भुरभुरी टाइप की मिट्टी होती है, तो इसे भूर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण हवा के द्वारा निक्षेपित हुआ है और इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो इसे भूर क्षेत्र। तो भूर क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? एक तो आपके राजस्थान के पास हो सकता है, राजस्थान से संबंधित। तो राजस्थान से यहाँ पे जो मरुस्थल का कुछ विस्तार हो रहा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, और ख़ास करके कहाँ पे? मथुरा, आगरा, क्योंकि इनका जो मरुस्थल है इनका थोड़ा बहुत विस्तार हो रहा है। ऐसे करके जहाँ पे भी आपको मरुस्थलीकरण के रूप में, या जहाँ पे आपको बालू की मात्रा ज़्यादा दिखे, उसे भूर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी भुरभुरी मिट्टी जो होती है जिसमें बालू की मात्रा ज़्यादा होता है, उसी को भूर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास कहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।